कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली ये सेल क्या चीज़ है, सेल के अंदर जो फैक्ट्री है उसका निज़ाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल पढ़ते हैं, नॉर्मल के बाद फिर उस पर जो हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड व्हाटएवर जो कैंसर तक जो बात चली जाती है वो पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये सेल का जो है एक जनरल शेप मैंने बनाया हुआ है। सेल के अंदर इन ऑर्गेनेलिस, ये जो जहाँ पर लटकी हुई है ना, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें जो है तमाम सब्सटेंस जो है ऑर्गेनेलिस जो है वो लटकी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें ये तमाम ऑर्गेनेलिस, गोल्गी बॉडीज, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, तमाम जो है इसको कहते हैं ऑर्गेनेलिस, ठीक है। सेल की ऑर्गेनेलिस, ये तमाम ऑर्गेनेलिस जिसमें लटकी हुई है, जिसकी जो है जहां पर सेल के अंदर जो है वो रुकी हुई है, वो किस वजह से, साइटोप्लाज्म। ऑल ऑर्गेनेलिस आर सस्पेंडेड, मतलब लटकी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने कहा था ना कि बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बॉडी की कुछ चीज की नीड है, एनर्जी की नीड है, ठीक है। तो सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहां से प्रोड्यूस होती है, बिग एटीपी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एनर्जी है। इस एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस हो कि सेल की मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है, एज लाइक मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट, हमारे जो मसल सेल है जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तभी हम अपना लिप जो है वो मूव कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब सेल के अंदर किसी चीज का इन होना या आउट होना, ठीक है, इसको भी एनर्जी की नीड है। तो यहाँ पर ये एनर्जी यूज होती है। कहीं पर भी मिसाल के तौर पर सेल डैमेज हुआ, सेल को दोबारा से रिपेयर करने के लिए एनर्जी की नीड है। इसके अलावा सेल के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की और एक्टिविटीज है उनको प्रोटीन की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए ये एनर्जी जरूरी है। इसके अलावा सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, ठीक है। उन केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी की नीड है। तो ये एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करती है। अब हमने कहा था कि यहाँ पर प्रोटीन की प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। तो उन प्रोटीन की जो प्रोडक्शन होती है वो कहां पर होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये प्रोटीन हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ये तो इस राइबोसोम्स में जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन भी होती है और साथ में लिपिड्स की प्रोडक्शन भी होती है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ वो प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, राइबोसोम्स में प्रोटीन की भी साथ में लिपिड्स की भी। अच्छा, इन प्रोटीन को मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिनमें जो है ये तमाम तकरीबन, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की नीड नहीं है। सेल में जो एक्टिविटीज हो रही है उसको सिर्फ एनर्जी की नहीं, एनर्जी की भी नीड है, ऑक्सीजन की भी नीड है, न्यूट्रिएंट्स की भी नीड है, प्रोटीन की भी नीड है, ठीक है। ये तमाम चीजों की नीड है जिस थ्रू जो है वो सेल मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन प्रोटीन को मॉडिफाई करना, यस, पैकिंग करना उसकी, ठीक है। तो इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना, उनको पैक करना, देन उनको स्टोर करना, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो किसका है, गोल्गी बॉडीज का, ठीक है। ये मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर हमने कहा ना कि सेल अपने लिए जो है वो एक अलग फैक्ट्री है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन, केमिकल रिएक्शन, एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज से कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। उन वेस्ट मटेरियल को मैनेज करना, वेस्ट मटेरियल को मैनेज करना, या मिसाल के तौर पर कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको दोबारा से यूज किया जा सकता है, उनकी रिसाइकलिंग करना, वो कौन करता है,
लाइसोसोम करता है। क्लियर है? इसके बाद न्यूक्लियस में क्या होता है? एक तो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। न्यूक्लियस एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोडक्शन होती है ना प्रोटीन की, एक साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है। ये किस चीज के लिए? डीएनए सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन के लिए। ये प्रोटीन हमें इस चीज के लिए जरूरी है। अच्छा जी, न्यूक्लियोलस क्या काम करता है? प्रोडक्शन करते हैं और वो राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक सेल वॉल है और एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल से कोई चीज भी इन या आउट होने के लिए सेल मेम्ब्रेन की परमिशन की जरूरत होती है। कोई भी चीज सेल में अंदर आएगा या बाहर आएगा तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन जरूरी है। सेल वॉल क्या करता है? इस मुकम्मल सेल की प्रोटेक्शन के लिए देना सेल वॉल। सेल एडेप्टेशन मिसाल के तौर पर सेल पर कोई भी ऐसा सिचुएशन या कोई बॉडी में कोई ऐसा कंडीशन जिसकी वजह से सेल को स्ट्रेस का सामना करना पड़े। अब सेल के लिए स्ट्रेस क्या चीज हो सकता है? सेल के लिए स्ट्रेस क्या हो सकता है? यस, इंजरी, डैमेज, इन्फेक्शन और हाँ जी फीवर, टेम्परेचर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, ऑक्सीजन की कमी, ये भी स्ट्रेस के सेल के लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, ठीक है। जब भी बॉडी में इंजरी होगी सेल के लिए स्ट्रेस है, बॉडी में इन्फेक्शन है सेल के लिए स्ट्रेस है, इसी तरह बॉडी में फीवर है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ सेल के लिए स्ट्रेस है, ऑक्सीजन की कमी आ गई सेल के लिए एक स्ट्रेस है, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ गई सेल के लिए स्ट्रेस है। अच्छा जी, यस सर। जब भी सेल को स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा तो वो सेल अपने आप में चेंजेस लाके खुद को अडॉप्ट कर देगा, कुछ चेंजेस अपने आप में जो है वो लाके अपने आप को मॉडिफाई कर देगा ताकि वो स्ट्रेस का सामना कर सके, ठीक है। तो सेल में जो चेंजेस आते हैं सेल अपने आप को अडॉप्ट करता है, अपने काउंटिंग को, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है, अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है, अपने आप की शेप में, अरेंजमेंट में तब्दीली ला सकता है, ठीक है। या कोई भी ऑर्गन या कोई भी मसल्स वगैरह अगर यूज ना हो तो उसकी वजह से अपनी उसकी साइज में भी एट्रोफी आ सकती है, श्रिंकिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये तमाम चेंजेस है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बार बार स्मोक करता है तो एयरवेज के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स है वो बार बार इरिटेशन की वजह से उस स्मोकिंग जो के अंदर जो मटेरियल है वो बर्दाश्त न करने की वजह से अपने आप का जो है वो मुकम्मल तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेल में जो भी चेंजेस आएगा वो इस वजह से कि स्ट्रेस सेल जो है वो किस चीज का सामना कर रहा है? स्ट्रेस का। तो उसके बाद गया कि जहां पर सेल को अपनी नंबर इंक्रीज करने की नीड पड़ गई, जब सेल के नंबर इंक्रीज होंगे इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हाइपरप्लेजिया मतलब कि सेल की अमाउंट में, नंबर्स में, क्वांटिटी में मतलब इंक्रीज होना, ठीक है। नॉर्मली कंसीडर करिए कितने हैं? 5 है ना, तो यहाँ पर 1 2 4 5 6 7 10
जब साइज मतलब जो काउंटिंग है वो इंक्रीज होगी तो जाहिर बात है ऊपर से जो ऑर्गन है या मसल है उसका साइज भी बड़ा होगा। इंक्रीज। एक जो है हार्मोनल स्टिमुलेशन है, ठीक है, और दूसरी काज जो है वो डिक्रीज टिश्यू। जब भी टिश्यू कम होंगे तब जो है ये दो ऐसी कंडीशन है कि जिसके दौरान हाइपरप्लेसिया होगा। अब फॉर एग्जांपल टिश्यू डैमेज हुए और यहाँ पर जो है आप ये कंसीडर करें कि कोई लिवर की सर्जरी हो गई, ठीक है, लिवर की आधे पार्ट को रिमूव कर दिया गया, तो लिवर में जो है वो रिजनरेशन की एबिलिटी है, वो अपने आप को दोबारा से रिजनरेट करेगा। तो यहाँ पर अब लिवर जो है वो क्या करेगा कि अपनी सेल्स को बढ़ा देगा, सेल क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि लिवर का जो काम है वो कम हुआ इस वजह से कि उसका पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया गया। तो इस दौरान सेल अब लिवर जो है वो रिजनरेट होते होते अपनी सेल की काउंटिंग को इंक्रीज कर देगा ताकि जो काम है उसके फंक्शन जो हवाले हुआ है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अच्छा जी, इसके अलावा हार्मोनल स्टिमुलेशन में क्या है कि फॉर एग्जांपल जितने ज्यादा प्रोलैक्टिन्स रिलीज होंगे, जितनी ज्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होंगी उतना जो है वो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा। ब्रेस्ट का साइज जो है वो उतना ही, जितने पीछे से हार्मोन की स्टिमुलेशन ज्यादा होगी उतना जो है वो ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा। तो जहां जहां पर सेल की काउंटिंग इंक्रीज हो रही है उस कंडीशन को हाइपरप्लेसिया कहते हैं। अब जहां पर सेल की साइज इंक्रीज हो गई, एक नंबर्स में इंक्रीज होना है, एक जो है हाइपरट्रोफी में क्या होगा कि सेल का साइज कंसीडर करें नॉर्मल इतना है, इस तरह हो जाएगा। सेल का साइज इंक्रीज होना दैट इज अ हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी कब होगा कि फॉर एग्जांपल वर्कलोड इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब इसमें जो है एक फिजियोलॉजिकल है, एक पैथोलॉजिकल है और एक कंपेंसेटरी है। ऐसा बनता है कि जो भी सख्त एक्टिविटीज करते हैं या मिसाल के तौर पर जो जिम करते हैं, ठीक है, यस, तो उसमें क्या होता है कि वो सेल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, सेल बहुत ज्यादा यूज होते हैं और वहां पर जो है वो सेल पर काम जो है वो इंक्रीज हो गया। तो वो सेल अगर छोटी है तो वो उस तरह का काम परफॉर्म नहीं कर सकते, तो जितना जो है वो बॉडी जो है वो यूज कर रही है, तो उसके लिए सेल जो है वो क्या कर देते हैं, अपने आप को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सो दैट इज हाइपरट्रोफी। अच्छा जी, इसके अलावा ओबेसिटी, जाहिर बात है अगर ओबेसिटी है तो वहां पर फंक्शन जो है वो इंक्रीज होंगे। जिस तरह की हमने सीकेडी में पढ़ा था कि जितना जो है वो बॉडी मोटी हो गई उसका उतना जो है वेस्ट मटेरियल ज्यादा होगा, उस वहां पर जो मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट है वो ज्यादा होंगे। तो सेम इन केस जितनी ओबेसिटी होगी फैट सेल जो है वो वहां पर जो है उसकी साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉडी जो है वो कंजम्पशन जो एनर्जी है वो ज्यादा यूज कर रही है, उसको बहुत सारे एनर्जी की नीड है या बहुत सारी एक्टिविटी को तेज करने की नीड है। तो जितनी जो है वो सेल में स्पेस इंक्रीज होगा उतनी जो है वो एक्टिविटी ज्यादा होगा। एट्रोफी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एट्रोफी का मतलब क्या है कि सेल की साइज में कमी आना, श्रिंक होना, श्रिंकेज ऑफ सुपड़ जाना, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने देखा हो कि किसी को प्लास्टर किया गया या पीओपी किया गया तो वहां पर जो है वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब वो डेक्सलेट खोलता है या पीओपी खोलता है तो वहां पर अब अगर आप जो है दोनों हाथों को देखें तो जिस पर पीओपी हुआ है वो क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। वो कहते हैं चिल्लास में घोड़ू के शोर, वो छोटा नहीं हुआ होता, ठीक है। वो क्या होता है कि जब भी मिसाल के तौर पर ये अगर हाथ किसी पोजीशन में 24 घंटे पड़ा रहता है तो ये मूवमेंट नहीं कर रहा, इट मीन दैट एनर्जी की नीड नहीं है, तो सेल की एक्टिविटी भी उसी तरह एक्टिव नहीं है। तो एट द एंड क्या होगा
कि यहाँ पर अगर एनर्जी की नीड नहीं होगी, स्टिमुलेशन नहीं होगी, तो सेल का साइज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, श्रिंकेज वहां पर आएगी। यस, जब मुसलसल प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर की वजह से ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज होती है। तो जब ब्लड फ्लो किसी सेल को नहीं मिलेगा तो वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जब जब कोई भी मसल, ऑर्गन या जो भी, ठीक है, लिम्स वगैरह, अगर वो एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसकी साइज में डिक्रीज आएगी, ठीक है, कमी आएगी। तो उस कंडीशन को एट्रोफी कहते हैं। जैसे आता है, एक तो ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हुई, या सेल के अंदर इनएक्टिविटी है, ठीक है, या फिर माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन की वजह से भी ब्लड नहीं पहुंच रहा है, या सेल के लिए जिस चीज को नीड है, एनर्जी नीड है, वो एनर्जी नहीं मिल रही, फिर एट द एंड एक्टिविटी कम होकर सेल की साइज में कमी जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर सेल किस तरह दिखाई देंगे? छोटे 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 एक स्कूल से दिखा। स्ट्रेसेस है कि जब सेल उसका सामना करती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि सिगरेट स्मोकिंग, वहां पर सेल एक टाइप का है, मुकम्मल अपने आप को चेंज कर लेता है। तो सेल की मुकम्मल, एक सेल जो है वो दूसरे, उसकी साइज में, शेप में, अरेंजमेंट में, अपीयरेंस में मुकम्मल चेंज आने को क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया। यस, गुड, उसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। यहाँ पर एक सेल मुकम्मल उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से एयरवे में जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बार बार इरिटेट होते हैं, ठीक है, एकदम से चेंज नहीं होते, लेकिन जब बार बार इरिटेट होते हैं, बार बार इरिटेशन की वजह से सेल जो है वो बार बार स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, तो एट द एंड एक ऐसा टाइम आता है कि सेल उस स्मोकिंग के अंदर जो डेंजरस मटेरियल है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो अपने आप की चेंज, शेप को, अपीयरेंस को मुकम्मल चेंज कर देता है, ठीक है। तो फिर वो उसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। वो स्क्वेमस सेल्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एपिथेलियल जो सेल्स है वो कमजोर है वर्सेस टू स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल जो है वो एपिथेलियल सेल से फिर स्ट्रांग है, तो इस वजह से फिर इस इरिटेशन को बर्दाश्त करने के लिए सेल अपने आप को मुकम्मल चेंज कर देते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। एक प्री कैंसरस कंडीशन होता है जहां पर सेल ट्यूमर सेल में मतलब चेंज हो जाते हैं, और प्री कैंसरस कंडीशन होती है कि अगर उस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर वो इट कैन लीड टू कैंसर, ठीक है। तो उसकी शेप में, उसकी अरेंजमेंट में चेंज आना, जो कि प्री कैंसरस कंडीशन है, वो क्या, कौन सा कंडीशन है? डिस्प्लेसिया, ठीक है, ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है। अच्छा जी, अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो अगेन जो है ये किस चीज में कन्वर्ट हो सकता है? कैंसर में। बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये क्या कर देता है कि सेल की ग्रोथ को एबनॉर्मल कर देता है, ठीक है, सेल की ग्रोथ को एबनॉर्मल कर देता है, कि मतलब सेल डिवाइड हो रहा है एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, अनकंट्रोलेबली और एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल में हो रही है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही है, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड न्यूप्लेसिया, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्लेसिया में सेल की अपीयरेंस में ग्रोथ में चेंज आएगी, ठीक है, इंक्रीज भी होगी,
लेकिन जो न्यूक्लियस है ना, इसमें एक न्यू सेल जो है वो ग्रोथ होंगे, न्यूज़ न्यू सेल्स बनेंगे, और वो भी एक अनकंट्रोलेबल वे में। यहाँ पर तो कुछ ना कुछ कंट्रोल में था, लेकिन न्यूक्लियस में बिल्कुल कंट्रोल से आउट हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होगा और अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होगी और बहुत फास्ट, टू फास्ट सेल डिवीजन। ये भी कैंसर में हो सकता यस, फिर न्यूक्लियस को आप जो है वो ट्यूमर सेल कह सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल डिवीजन होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये किस वजह से होती है, डीएनए में है। चेंज जाने की वजह से सेल में जो पीछे जो एक्टिविटी है, जो कि स्विच ऑन किस तरह की एक्टिविटी मैंने बताई थी, तो वो क्या हो जाती है, हमेशा के लिए स्विच ऑन रह जाती है। किस वजह से स्विच ऑन रहेगी, डीएनए में चेंज जाने की वजह से। और डीएनए में चेंजेस कब आएंगी, कि जब कोई भी बंदा कार्सिनोजेंस को एक्सपोज होगा, ठीक है। कार्सिनोजेन कहाँ पर पाई जाती है, यस, पेस्टिसाइड, स्मोकिंग, अल्कोहल, ठीक है, पेंट्स वगैरह में, ठीक है, तमाम जितनी भी। तो डीएनए में चेंजेस